आज एक ऐसे केस के बारे में सोचते हैं जिसने टेक्नोलॉजी और कानून इनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, बल्कि आने वाले वक्त की एक झलक थी। ये कहानी शुरू होती है एक परिवार की ट्रेजेडी से। मेडिकल नेग्लिजेंस का एक मामला था और इंसाफ के लिए एक गवाह की गवाही बहुत बहुत जरूरी थी। लेकिन एक छोटी सी पर असल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम यह थी कि ट्रायल तो इंडिया में था, लेकिन जो सबसे जरूरी गवाह था वो न्यूयॉर्क में था, हजारों मील दूर। और ये दूरी अचानक से इंसाफ के रास्ते में एक दीवार जैसी खड़ी हो गई थी। तो सवाल यही उठता है कि जब इंसाफ के लिए सबसे जरूरी आवाज ही इतनी दूर हो, तो आखिर न्याय मिलेगा कैसे? और इसी एक सवाल का जवाब हमारी अदालतों का भविष्य तय करने वाला था। सोचने वाली बात है। तो प्रोसिक्यूशन ने एक नया आइडिया रखा, वीडियो कॉन्फ्रेंस से गवाही। एक ऐसी चीज जो आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में बिल्कुल आम लगती है, बिल्कुल सही लगती है। लेकिन इस नए आइडिया के सामने एक बहुत पुराना कानून आ गया। वो कानून था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 273। और यह साफ कहता है कि सारे सबूत आरोपी के प्रेजेंस में लिए जाएंगे, मतलब उसकी उपस्थिति में। और बस इसी एक शब्द प्रेजेंस पर पूरा का पूरा मामला आकर रुक गया। और यहां से असली सवाल शुरू हुआ। आज की इस टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में प्रेजेंस का मतलब, उपस्थिति का असली मतलब है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ फिजिकली एक ही कमरे में होना है, या क्या टेक्नोलॉजी हमें इस शब्द की एक नई परिभाषा दे सकती है? तो यहां ना दो अलग अलग सोच आमने सामने थी। एक तरफ थी पारंपरिक सोच, जो कहती थी कि भाई कानून जैसा लिखा है उसका मतलब वही है, फिजिकल प्रेजेंस, एक ही कमरे में। और दूसरी तरफ एक मॉडर्न सोच थी। वो कह रही थी कि कानून को वक्त के साथ बदलना चाहिए, अडैप्ट करना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी से हम किसी को रियल टाइम में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो उसे भी तो प्रेजेंस माना जाना चाहिए है। और इसी बहस के बीच में कोर्ट ने एक पुरानी लेकिन बहुत गहरी बात याद की, जस्टिस पी.एन. भगवती की बात, कि हम अतीत के मृत हाथों को वर्तमान के विकास का गला घोटने की इजाजत नहीं दे सकते। मतलब हम अतीत को वर्तमान की तरक्की को रोकने नहीं दे सकते। ये वो सोच थी जिसने पूरे केस को एक नई दिशा दे दी। एक तरह से एक आहा मोमेंट था ये। कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो एक जिंदा चीज है। उसे सांस लेना होगा, वक्त के साथ बदलना होगा, ताकि इंसाफ हो सके। सिर्फ पुराने नियमों से चिपके रहने से बात नहीं बनेगी। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को ना वर्चुअल रियलिटी नहीं माना, मतलब कोई सिमुलेशन नहीं। उन्होंने इसे एक्चुअल रियलिटी माना। उनका लॉजिक बड़ा सिंपल था कि ये कोई धोखा नहीं है। आप सच में एक इंसान को लाइव देख रहे हो, सुन रहे हो। ये असलियत ही तो है, बस जरिया मीडियम अलग है। और अगर ये एक्चुअल रियलिटी है, तो फिर स्क्रीन पर जो इंसान है उसे भी प्रेजेंट माना जा सकता है। ये इतनी सिंपल लेकिन इतनी पावरफुल सोच थी कि इसने पूरे केस का रुख ही पलट दिया। लेकिन टेक्नोलॉजी को अपनाने का मतलब ये भी नहीं था कि फेयरनेस को नजरअंदाज कर दिया जाए। कोर्ट जानती थी कि इस नई तरह की प्रेजेंस के लिए कुछ नए नियम, कुछ सेफगार्ड्स जरूरी होंगे, ताकि किसी के साथ भी गलत ना हो। तो कोर्ट ने कुछ बहुत जरूरी नियम बनाए। जैसे पहला, गवाह को शपथ दिलाने के लिए वहां एक अधिकारी होगा, ताकि प्रक्रिया की गंभीरता बनी रहे। दूसरा, आरोपी गवाह को साफ साफ देख और सुन पाएगा, उसके एक्सप्रेशंस, उसका बर्ताव, सब। तीसरी चीज, आरोपी के पास क्रॉस एग्जामिन करने का, मतलब सवाल जवाब करने का पूरा हक होगा। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, पूरी गवाही बिना रुके रिकॉर्ड की जाएगी। इन नियमों से तय हो गया कि प्रक्रिया बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट रहेगी। और इन सब सेफगार्ड्स के साथ आखिरकार फैसला आया। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इजाजत दे दी, मतलब वो गवाह 7000 मील दूर से भी अपनी गवाही दे सकता था। इंसाफ की जीत हुई और टेक्नोलॉजी ने इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाया। ये फैसला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर एक कोर्टरूम की दीवारें समंदर पार तक फैल सकती हैं, तो फिर इंसाफ का भविष्य कैसा होगा? क्या टेक्नोलॉजी न्याय को सबके लिए और आसान और तेज बना सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त